सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अध्याय सेकंड प्राणियों में पोषण। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के 6 प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें 6 प्रश्न मैंने आंसर सहित आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 से 13 तक के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाए। और हाँ, आप अगर अपने सभी अध्यायों के अभ्यास प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को सभी पाठों के सारे अध्यायों के प्रश्नोत्तर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। व्याख्या सहित आप लोगों को समझाया जाएगा। और अगर आप इन प्रश्नोत्तरों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पाइए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के आगे वाले जो प्रश्न हैं, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उसके अलावा पहले हमने 6 प्रश्नों के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे आगे के जो 7 से 13 तक के प्रश्न हैं उनके बारे में। तो देखिए, 7वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। प्रश्न आप देख पा रहे हैं। प्रश्न 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न में जो यहाँ मिनेंट छपा हुआ है, ये मिनेंट नहीं है, आप इसको रूमिनेंट कर लीजिएगा। और आपने पढ़ा है रूमिनेंट, घास खाने वाले जो प्राणी होते हैं उनमें रूमिनेंट्स पाया जाता है। ठीक है ना, रूमिनेंट्स होते हैं। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं? उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी आपको बताना है। आंसर देखिए, इसी प्रश्न का आंसर ये लिखा हुआ है। प्रश्न है, रूमिनेंट अथवा रोमन्थी सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं जबकि इसका पाचन मानव नहीं कर सकता। रोमन्थी पशुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और इन जीवाणुओं में सेलुलोज को पचाने की क्षमता होती है। रूमिनेंट्स यानी रोमन्थी, जिनको हम घास खाने वाले प्राणी कहते हैं। घास खाने वाले प्राणियों में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि घास खाने वाले प्राणी जो होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं या रोमन्थी कहते हैं। अब घास खाने वाले प्राणी घास खाएंगे तो घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। कैसे होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखे होंगे। अगर पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर नहीं देखा तो इसी चैनल पर आप लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। केवल पादप कोशिका ऐसी होती है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इस सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। रोमन्थी पशुओं की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं। जबकि मनुष्य जो होता है, जबकि मनुष्य में इन जीवाणुओं के अभाव के कारण सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है। यानी मनुष्य में ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सेलुलोज को पचाने की क्षमता मनुष्य में नहीं होती है। ठीक है, तो ये पूरा आंसर है इसका। मैं छोटा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं, बड़े वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है,
क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम जैसे ही कोई ग्लूकोज युक्त खाद्य सामग्री खाते हैं और हमको तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका कारण जानने के लिए आपको इसका आंसर देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तुरंत हो जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को अति शीघ्र उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम कोई ग्लूकोज युक्त खाद्य सामग्री खाते हैं तो उसका विघटन कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की सहायता से होता है। ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसका तुरंत विघटन होता है। अब CO2 है, CO2 वो तो हमारे काम की है नहीं, लेकिन जल है हमारे काम का है और ग्लूकोज का विघटन हो जाता है। तो जैसे ही ग्लूकोज का विघटन होता है तो इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या ऊर्जा मुक्त होती है, क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, इस प्रश्न में आपके सामने रिक्त स्थान मिलेंगे, जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे छोटी आंत में, मुख में, आमाशय में। तो ये रेड कलर से जो मैंने लिख रखे हैं ना, ये रिक्त स्थान की पूर्ति मैंने की हुई है। ठीक है ना, तो आप लोगों की बुक में जो है यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? कौन कौन सी क्रियाएं आप लोगों को यहाँ दी हुई है। अब आहार नाल के जो भाग है ना, उनके नाम आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पचे भोजन का अवशोषण। अब पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है, भोजन को चबाना, यानी भोजन को चबाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? भोजन का संपूर्ण पाचन किसमें होता है? और मल का निर्माण कहाँ होता है? इनके बारे में आप लोगों को देखना है। तो ये जो कार्य होते हैं, ये क्रियाएं होती है, आहार नाल के कौन से भाग से संपादित होती है, आप लोगों को ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहला है पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये देखिए आंसर आप लोगों के सामने आ गया, छोटी आंत में होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये आ गया आपके सामने आंसर आ गया मुख में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये ध्यान रखिए, आंसर आप लोगों के सामने आ चुका है। कहाँ किए जाते हैं? आमाशय में किए जाते हैं जीवाणु नष्ट। क्योंकि आप लोगों को पता होगा आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी का देखिए। अगला प्रश्न है चौथा कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो संपूर्ण पाचन कहाँ होता है भाई? छोटी आंत में होता है। देख रहे हैं आप, कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अंतिम प्रश्न है इसी का कि मल का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो मल का निर्माण भी कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, ये आंसर आप लोगों को सबके मिल चुके हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं स्लाइड को और छोटी कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचों प्रश्न आप लोगों को मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। आपको क्या करना है, मानव में और अमीबा में जो पोषण होता है ना, उस पोषण में एक तो क्या लिखनी है? समानता लिखनी है और एक अंतर लिखना है। समानता का मतलब है कि मानव और अमीबा में पोषण की जो विधि है या कुछ भी पोषण में ऐसा है जो दोनों में एक जैसा ही होता है, वो तो क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगी। और दोनों में अलग अलग है, वो एक अंतर हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों को देखते हैं एक एक को करके अपन। पहला, मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता ये है कि जटिल खाद्य सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है। देखो, वो चाहे मानव हो चाहे अमीबा हो, यहाँ मानव में देख लो, अमीबा में देख लो, दोनों में पोषण में एक समानता तो ये आ गई कि जटिल खाद्य सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है। बहुत मुख्य बात है, जटिल खाद्य सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है।
ठीक है, एक समानता आ गई। और इससे ऊर्जा मुक्त होती है, दोनों में ही ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये तो समानता हो गई। अब बात करते हैं अंतर की। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, और दोनों में अंतर यह है कि मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। देखिए समानता तो आप लोगों ने क्या देख ली, खाद्य पदार्थ जो होते हैं जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, ये तो समानता देख ली इनमें, और दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये भी तो देखना है। अंतर ये है कि मानव में जो पाचन तंत्र होता है ना, कैसा होता है, विकसित होता है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। इसमें विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, चलो, विकसित पाचन तंत्र का अभाव होता है अमीबा में, तो इस प्रकार ये प्रश्न आप लोगों का हो जाता है। इसका उत्तर आप लोग यहाँ कंप्लीट देख रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्लाइड को थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको सही तरीके से दिख रहा होगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, 100% आपको परीक्षा में मिलान वाला प्रश्न मिलता है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। यानी कॉलम ए में जो शब्द दिए हुए हैं उनका मिलान करना है आपको कॉलम बी के शब्दों से। ठीक है, अब कॉलम ए के और कॉलम बी के शब्द आप लोगों को मिलेंगे। अगर देखो इन प्रश्नों की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। कॉलम ए में दिए गए जो शब्द हैं उनका मिलान आपको कॉलम बी से करना है। तो चलिए देखते हैं इसके जो प्रश्न हैं, कॉलम ए और कॉलम बी वाले कौन कौन से हैं, किस किस को मिलान करना है देखते हैं। कॉलम ए में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलम ए में लाला ग्रंथि, और कॉलम बी में यहाँ पर दिया हुआ है पित्त रस का श्रवण। तो आप लोग पहले पूरे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी ऑप्शनों को देखेंगे अपन, और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर मिलान करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ देखिए थोड़ा पेज कट चुका है, ये यहाँ तक का जो मैटर है ये दूसरे पेज में है और नीचे का मैटर दूसरे पेज में है, तो उसको अपन पहले पढ़ लेते हैं। अब इधर आप लोगों को दिया हुआ है आमा से बिना पचे भोजन का भंडारण, यकृत लाला रस स्रावित करना, मला से अम्ल का निर्मोचन, क्षुद्रांत्र पाचन को पूर्ण होना, और बृहदांत्र जल अवशोषण, और जल अवशोषण के बाद में एक बिंदु है मल त्याग। ठीक है, तो इनको अपन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जैसे लाला ग्रंथि इधर दिया हुआ है, देखिए नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, लाला ग्रंथि। तो आप इसका मिलान देखो, जब कॉपी में प्रश्नोत्तर आप करो तो ऐसे मत करना, जैसे अभी मैं आमाशय का बता देता हूँ, अम्ल का निर्मोचन करना है, आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, तो आमाशय और यहाँ अम्ल का निर्मोचन, ऐसे मिलान नहीं करें आप कॉपी में। होमवर्क की कॉपी में जब करें तो ऐसे मिलान नहीं करें। होमवर्क की कॉपी में आप कैसे करोगे, देखो जैसे आमाशय लिखा हुआ है, तीर का निशान लगाओगे और सामने क्या लिखोगे आप, अम्ल का निर्मोचन। ठीक है, आमाशय के आगे अम्ल का निर्मोचन तीर का निशान लगा के यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको एक एक बता देता हूँ, यहाँ पूरे मैंने एक साथ बता दिए हैं, कौन से के सामने कौन सा होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं फिर से। देखिए ये जो है आप लोगों के सामने लाला ग्रंथि लिखा हुआ है, तो लाला ग्रंथि के सामने कौन सा बिंदु आएगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको, कि लाला ग्रंथि के सामने आपका तीसरे नंबर का बिंदु आएगा। तो तीर का निशान लगाना है आपको, और इधर से जो कॉलम बी वाले ऑप्शन है उनमें से 3 नंबर वाले ऑप्शन को आपको लिखना है। लाला ग्रंथि क्या करती है, लार रस स्रावित करती है। ये देखिए तीसरे नंबर पे आप लोगों के यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है आपके आमाशय। तो आमाशय के आगे आप तीर का निशान लगाओगे, और आमाशय क्या करता है, अम्ल का निर्मोचन करता है। तो ऐसे आपको तीर का निशान नहीं लगाना, आप तीर का निशान लगा के यहाँ से इस अम्ल के निर्मोचन को कॉपी करोगे, और इसके तीर के सामने यहाँ पर आप 4 नंबर लगा के लिखोगे। अब ठीक है, मैं अब आपको नंबर लगा के बताता हूँ, बार बार ये सारे नहीं बताऊंगा। ठीक है, यकृत देखिए
यकृत जो है क्या करता है, यकृत पित्त रस का श्रावण करता है, जो ऊपर वाले पेज में यहाँ पर ये रहा। तो 1 नंबर लगा के आप वहाँ पर इसको लिख लोगे, ठीक है। यकृत के सामने एरो का निशान लगाओगे और लिखोगे पित्त रस का श्रवण। अगला देखिए मलाशय। तो मलाशय क्या काम करता है, मलाशय मल त्याग का कार्य करता है। तो लास्ट का ऑप्शन ये रहा, इसको आप 7 नंबर को यहाँ एरो लगा के 7 नंबर लिख के और लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र 2 बचे हुए हैं अपने पास में। क्षुद्रांत्र पाचन का पूरा होना, पाचन को पूरा होना, पाचन का पूरा होना है, यहाँ पे का है, तो पाचन का पूरा होना क्षुद्रांत्र के सामने ही लिखा हुआ है, नंबर डाल के आप लिख देंगे। वृहदांत्र के सामने आप लोगों को क्या लिखना है, वृहदांत्र के सामने लिखोगे जल का अवशोषण, क्या लिखोगे, जल का अवशोषण और बिना पचे भोजन का भंडारण। यहाँ 2 नंबर का लिखा हुआ है बिना पचे भोजन का भंडारण, तो ये बिना पचे भोजन का भंडारण भी कहाँ होता है, वृहदांत्र में होता है। तो इस प्रकार आप ये सारे जो मिलान हैं वो कर दोगे। मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक बार स्क्रीन को छोटी करके मैं फिर से एरो लगा के समझा देता हूँ, पर ध्यान रखना एरो लगा के आपको नहीं करने हैं, उसमें किसमें, होमवर्क की कॉपी में आपको एरो लगा के नहीं करने हैं, एरो के जस्ट सामने आप लोगों को लिखना है। अब देखिए सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, छोटे जरूर हो गए होंगे पर आप ध्यान से समझिए। जैसे लाला ग्रंथि है, तो लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करती है, ये वाला इसमें आ जाएगा। दूसरा आमाशय के सामने मैं बता देता हूँ, आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, तो ये आ जाएगा। यकृत जो है पित्तरस, यकृत में पित्तरस है, तो यकृत से इस पित्तरस को मिला दीजिए, पित्तरस का श्रवण। मलाशय, मलाशय क्या करता है, मल त्याग करता है, तो मलाशय को आप इससे मिला दीजिए, लास्ट वाले से, ये मिल गया। अगला देखिए वृहदांत्र और क्षुद्रांत्र है। क्षुद्रांत्र जो है, क्षुद्रांत्र का आप पाचन पूरा होना ऐसे के ऐसे सीधा मिला दीजिए, और वृहदांत्र जो है, वृहदांत्र में आप क्या कर देंगे, जल का अवशोषण, एक तो यह आ जाएगा और एक आ जाएगा बिना पचे भोजन का भंडारण। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके और इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है चित्र 2.1 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी किताब में चित्र 2.1 पर ये दिया हुआ है और मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है। इस मानव पाचन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न भाग हैं, उनको आपको क्या करना है, यहाँ पर नामांकित करना है। तो देखिए यहाँ नामांकित किया हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र देखिए, सबसे पहले चित्र जैसे ये खोपड़ी है गर्दन के ऊपर की, इसमें आप देखेंगे कि ये मुख गुहिका है। अपन मुंह को खोलते हैं, मुंह फाड़ते हैं, अपन को मुंह में गड्ढा जो दिखाई देता है उसे कहते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका में ही जीभ के नीचे, जबड़े के नीचे और कान के पहले यहाँ क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है, जिनको अपन लाला ग्रंथियाँ कहते हैं या लार ग्रंथियाँ कहते हैं। फिर जैसे ही भोजन अपन मुंह में खाते हैं, चबाते हैं, नीचे ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ ये जो नली आप देख पा रहे हैं, इस नली से भोजन जाता है नीचे की तरफ। तो इस नली में क्या है, भोजन ऐसे गोल गोल घूमता हुआ जाता है। इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, और भोजन गोल गोल गेंद की तरह बन जाता है, बोल की तरह बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। तो भोजन यहाँ से जाता है बोल की तरह, भोजन नीचे चला जाता है मुख गुहिका से, और मुख गुहिका से कहाँ जाता है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्रसिका से आमाशय तक पहुँच जाता है। आमाशय में फिर क्या होता है, अम्ल स्रावित होते हैं। आमाशय में क्या होते हैं, अम्ल स्रावित होता है, जैसे HCl अम्ल स्रावित होता है। तो आहार नाल का एकमात्र भाग होता है आमाशय, जिसमें अम्ल का स्राव, अम्ल स्रावित होता है, याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। फिर देखिए जैसे इधर आ गया, ये यकृत आ गया, ये यहाँ पर जो है ये यकृत है। यकृत से क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है, ये पूरा यकृत है। यकृत से क्या होता है, पित्त रस का स्राव होता है, और स्राव होके देखो ये छोटा सा, छोटी सी थैली नुमा संरचना है, ये पित्ताशय है, ये पित्ताशय में संग्रहित होता है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, अग्नाशय है। तो अग्नाशय में से ये पूरा जो देखो, ये देख रहे हैं आप, ये अग्नाशय है। अग्नाशयी रस का स्राव करता है।
इसी प्रकार बाकी के जो भाग हैं, क्षुद्रांत्र जैसे छोटी आंत, वृहदांत्र जैसे बड़ी आंत, तो इसमें जो पचे अधिकतर पाचन तो आमाशय से स्टार्ट हो जाता है, आमाशय में हो जाता है, बाकी का क्षुद्रांत्र जो है ये छोटी आंत में हो जाता है। फिर पाचन के बाद में जो प्रक्रिया होती है अवशोषण की, वो होती है वृहदांत्र में। ये देखो जहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, ये होती है वृहदांत्र। यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ ऊपर गई, यहाँ गई, यहाँ तक, और फिर यहाँ जब अपचित भोजन होता है उसका यहाँ मलाशय में क्या होता है, एकत्रीकरण होता है, यहाँ एकत्रित हो जाती है, और ये जो गुदा द्वार है इसके द्वारा इसको मल को बाहर निकाल दिया जाता है। मानव का जो पाचन तंत्र है उसके विभिन्न भागों के नाम अभी एक साथ मैंने चित्र में तो आपको समझा ही दिया, और समझ में भी आ गया होगा कहाँ कहाँ कौन सा अंग है, क्या क्या कार्य करता है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको अगर ढंग से देखा है तो। थोड़ा बहुत भी आपने अगर चैप्टर में पढ़ लिया होगा तो बिल्कुल सही तरीके से आपको देखो पूरी आहार नाल मैंने इस चित्र में समझा दी है। ठीक है, अब इसके अंगों के नाम और लिखवा देता हूँ मैं क्रमशः। देखो आमाशय, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, 4 तो ये हो गए, और आगे वाले पेज में आ गए जैसे क्षुद्रांत्र है, वृहदांत्र, मलाशय और गुदा। क्रमशः ये मुख गुहा से जब चलोगे और गुदा द्वार तक आप जाओगे, वहां तक जितने भी अंग हैं ये सारे अंग क्रमशः आपको मैंने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है इस चैप्टर का अंतिम अगला और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ से बनने की संभावना भी अच्छी रहती है कि ऐसा प्रश्न जो बनाया हुआ प्रश्न है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। वैसे ध्यान से तो सारे ही समझने हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको सही ढंग से समझना है। प्रश्न 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग जैसे मान लीजिए मैंने इसके आंसर को मिटा दिया, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। मान लो ये पादप कोशिका है, तो घास और सब्जियां अपन खाएंगे तो इसमें पादप कोशिका ही तो है, और पादप कोशिका में आप लोगों को मैंने बताया सेल वॉल पाई जाती है। मतलब सेल वॉल का मतलब क्या होता है? सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल पदार्थ है तो इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, इसका पाचन रूमिनेंट्स में होता है। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जो हाँ या ना वाला उत्तर है ना, वो यही होना चाहिए कि हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, आप लोगों को डिटेल से मैं बता देता हूँ अभी। चलिए ये आ गया, देखो आपके पास में आंसर देखिए। आंसर है हरी सब्जियों व घास पर जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है, क्योंकि सब्जियों व घास से हमारे लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। देखो एक तो पाचन वाली मैंने बात बता दी कि रूमिनेंट्स में पाचन होता है, और दूसरी बात इससे सभी आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं ना, वो सारे पोषक तत्व सब्जियों से हमें नहीं मिलते हैं। कुछ पोषक तत्व अन्न, दालों व दूध आदि से भी प्राप्त होते हैं। अतः सब्जियों, घास के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों का भी हमारे भोजन में शामिल होना आवश्यक है। यानी हमें सब्जियां और केवल हरी सब्जियां और घास का भोजन करके हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सभी आवश्यक पोषक तत्व इनसे नहीं मिलते हैं। कुछ पोषक तत्व अन्न से, दाल से और दूध से मिलते हैं, इसलिए हमें सब्जियों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों की खाद्य सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने स्लाइड को छोटा कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, वो भी आसानी से प्रश्नोत्तर कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, आप इसका आंसर बता दीजिए। तो उसी प्रश्न के उत्तर के लिए आपको अगला वीडियो मिलेगा। और आप कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि हमने कमेंट किया, सर ने कमेंट नहीं देखा।
प्रत्येक कमेंट को मैं देखता हूँ, उसका रिप्लाई भी मैं करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।